देखिए क्वेश्चन क्लास 12 बोर्ड जो है सीबीएसई है, सब्जेक्ट फिजिक्स है और 2025 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में ए का फर्स्ट पार्ट 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक 5 माइक्रोकूलम है, दूसरा -1 माइक्रोकूलम है। ये एक दूसरे से जिस कोऑर्डिनेट में रखे गए हैं, यानी 5 माइक्रोकूलम को -3 सेंटीमीटर 00 पे रखा गया है और -1 कूलम को 3 सेंटीमीटर 00 पे रखा गया है। इसके अलावा एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसके लिए इक्वेशन दी गई है और यहाँ पर जो ए है, ए की वैल्यू बताई गई है, ये है। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। देखो कहीं पर भी ये लिख के आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इसका मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर चेंज लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, कितना चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में वो निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले क्या है, कोऑर्डिनेट दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमारा x है, ये x डैश होता है, ये ऊपर y हो, नीचे y डैश होता है। ठीक है, यहाँ पर जो पहला कोऑर्डिनेट पे पॉइंट दिए गए हैं क्या है, 3, 0, 0। पॉजिटिव वाला इस तरफ होता है, ये वाला जो है, और निगेटिव वाला इस तरफ होता है। ये कितना है, ये हमारे पास -3, 0 और 0। ठीक है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऐसा दिया गया है। जो हमारे पास 5 माइक्रोकूलम है वो इस तरफ रखा हुआ है। यहाँ पर कितना रखा हुआ है, Q1, और यहाँ पर कितना है, Q2। Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में बदलोगे 10⁻⁻⁶ कूलम। ये कितना आ जाएगा, -1 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक, इतना आ गया। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है यहाँ पर पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके लिए इक्वेशन दी गई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर जनरेट हो रहा है तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा देते हैं या फिर ऐसे दिखा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड या आउटसाइड कहीं पर भी दिखा सकते हो। ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट हो रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसके लिए इक्वेशन E = कितना दिया गया है, E = दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में A/r², और ये वेक्टर, ये हमारे पास दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा वो दिया गया है। ठीक है, अब जब स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट हो जाएगा। अब देखो हमारे पास जो निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जो ये होता है इसी को क्या कहा जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और कभी भी अगर हमारे पास पोटेंशियल दिया हो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा, चेंज वाला निशान है ये। ठीक है, = क्या आएगा, Q1 V1 + Q2 V2। समझ गए, Q1 V1 Q2 V2 जी आ जाएगा मेरे पास। यानी हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा चार्ज Q1 पोटेंशियल V1 Q2 V2। एक ये चार्ज है, दूसरा चार्ज ये है। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो निगेटिव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे अभी समझ लो। यहाँ पर हमें पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। क्या दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होती है। अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, V निकालना है, तो हमारे पास क्या है, माइनस इनफाइनाइट से हमको r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आना है, और इसके लिए फार्मूला क्या होता है, V E वेक्टर का है तो वेक्टर में dr। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। अगर हमें कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल को जनरेट करना है, तो उसके लिए कंडीशन याद होनी चाहिए, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक, ये डेरिवेशन होता है, कहाँ से आता है, उस पर यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर हमें ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं
कि यहाँ पर v इज इक्वल टू, इसको हम चेंज कर दें। जब चेंज करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस हट जाएगा। लिमिट को चेंज कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास r आ जाएगा, ये इनफाइनाइट आ जाएगा, और जो e है वो दिया गया है ये a डिवाइड बाई r स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर dr, ये जो वेक्टर r लिखा हुआ है इसका मतलब है कोऑर्डिनेट की डायमेंशन, x एक्सेस पे कितना है, y एक्सेस पे कितना है, z एक्सेस पे कितना है, ठीक है, वो ये है। समझ गए। तो ये आ गया, ये लिमिट चेंज करने के बाद ये माइनस प्लस में हो गया है, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे, अब लिमिट इंटीग्रेशन जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a तो हमारा कांस्टेंट है, a हम बाहर कर लेते हैं, ये इससे डिवाइड करोगे, यहाँ पर क्या आएगा, जो पावर होती है इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन अगर हमें x की पावर n का करना होता है dx, तो क्या आता है इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, ये आता है ना, और कांस्टेंट आता है, उसके बाद की बात है, ये लिमिट है इसमें। तो यहाँ पर 1/r है, तो क्या आएगा -2, सॉरी ये आ जाएगा, जब इसमें करोगे r की पावर कितना आ जाएगा, r की पावर जो है हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 कैसे आया, क्योंकि ये -2 है, यहाँ पर n बराबर -2 रख दो तो ये डिवीजन हो जाएगा नीचे, अगर ये हम कैसे कर देते हैं, ठीक, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। जब इस फॉर्म में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन हमने किया, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा, ठीक, और माइनस का 1 आ जाएगा। लिमिट कितनी है, r है, इनफाइनाइट है, ये इंटीग्रेशन आना चाहिए। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा, उसी से ये हमारे पास निकल के आया, ठीक। अब देखो, अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे, लिमिट रख देते हैं -a, 1/इनफाइनाइट जो होता है माइनस हमने बाहर कर दिया, 1/इनफाइनाइट जो होता है 0 होता है, 1/इनफाइनाइट 0 होता है, -1/r रहेगा, ये वाला माइनस अंदर इंट्रोड्यूस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, a/r आ जाएगा, a/r आ जाएगा, अभी दिख रहा है, a/r आ गया, ये वाला माइनस अंदर कर दिया। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया, क्या पता चला, पता ये चल गया कि जो हमारे पास पोटेंशियल है v है, वो क्या है, वो है हमारे पास a/r, ठीक। अब हमें अगर v1 ये निकल के आ गया, अब हमें v1 निकालना है। अगर v1 निकालना है तो v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, ये दी गई है 3 × 10⁻⁵, और यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट के निगेटिव साइंस मतलब नहीं है, हमें यहाँ कोऑर्डिनेट के जो मैग्नीट्यूड है उसको रखना है। क्यों, यहाँ पर इन दोनों पॉइंट में मैग्नीट्यूड ही रखना है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, लेकिन हमें रखना क्या है, मैग्नीट्यूड रखना है। तो इसको रखोगे, कितना है ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल लेना। ये जो वैल्यू दी गई है किसमें दी गई है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, देख लो, तो ये मीटर में बदलोगे, जब इसको मीटर में बदलोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.3 मीटर। तब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 × 10⁻, कितना आ जाएगा, ये 2 पावर ऊपर चली जाएंगी, ठीक। ये 5 है प्लस का, माइनस का नहीं है, ये 5 है ना प्लस का, तो कितना आ जाएगा, 2 पावर और ऊपर चली जाएंगी, 7 हो जाएगा वोल्ट। यहाँ से v1 हमारा निकल आया, कितना आया, 1 × 10⁻7 वोल्ट। और ऐसे ही v2 निकाल लोगे, एंड v2 भी यही निकलेगा 3 × 10⁵, और यहाँ पर क्या है, ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो मीटर में बदलोगे तो 0.03, तो ये आ जाएगा हमारे पास काटने के बाद 1 × 10⁻7 वोल्ट। तो v1 और v2 निकल आया। v1 और v2 निकल आया, दोनों सेम आएंगे क्योंकि जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक। v1 और v2 निकल आया। अब हमारे पास क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, q1 की वैल्यू दी गई है, v1 की वैल्यू हमने निकाल ली है, q2 की वैल्यू दी गई है, और v2 वैल्यू निकाल ली। हमने कहा चेंज है, यहाँ पर ये सब पॉजिटिव लेंगे, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ΔU इज इक्वल टू v1, वैसे भी निगेटिव लोगे, जब चेंज लाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इस वजह से। तो यहाँ पर देखो q1 कितना है, q1 हमारे पास इतना है 5 × 10⁻⁻6, ठीक है। और इसकी v1 कितना निकला था, 1 × 10⁻7 प्लस यहाँ पर कितना है, q1 कितना है 1 × 10⁻⁻6, ये कितना है 1 × 10⁻7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 10⁻7 6 है, ये 7 है प्लस का, तो क्या होगा, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है, एक पावर कम हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, ये
ये हमारे पास आ जाएगा, गड़बड़ हो गया यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो चार्ज जो रखेंगे, चार्ज की यूनिट रखना पड़ेगा। चार्ज की यूनिट रखोगे, ये डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड में लेना है। ये वोल्टेज हमारा आ गया, अब चार्ज जो लेंगे, ये निगेटिव है तो निगेटिव, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो चेंज निकालना है ना हमको, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 10 की पावर -6, और ये 10 की पावर 7 है, एक पावर बच जाएगी, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस का एक पावर बचेगी, 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 जूल आ जाएगा। तो चेंज आया जो डेल्टा यू इक्वल कितना आ गया, 40 जूल, यानी जो एनर्जी में चेंज आया है वो 40 जूल का आया हुआ है। देख लो, समझ लो। ये फार्मूला हमने लिखा Q1 V1 Q2 V2। यहाँ पर जो डिस्टेंस का जो पोटेंशियल निकालेंगे वो मैग्नीट्यूड, ये हम इंटीग्रेशन करके निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन, जो चार्ज की वैल्यू रखेंगे वो साइन के साथ रखेंगे। किससे, साइन के साथ। कितने भी पॉइंट हो, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वहाँ का पोटेंशियल और चार्ज को मल्टीप्लाई करना होता है, पोटेंशियल और चार्ज का मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर ये जो माइनस है, ये माइनस ये बता रहा है कि हमारे पास कहाँ पे रखा हुआ है, ये निगेटिव एक्सेस पे रखा हुआ है, एक्स एक्सेस पे, ये पॉजिटिव पे रखा है। और जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो चार्ज को साइन के साथ लेना है, ठीक है, चार्ज को साइन के साथ लेना है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। ये माइनस कहाँ से आया ये समझ लो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। माइनस जो है, चार्ज जो हमारे पास निगेटिव है उसका है, ठीक। ये डायमेंशन निगेटिव नहीं लेनी है, डायमेंशन निगेटिव लेने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि डायमेंशन ये बता रही है कि हमारे पास जो चार्ज रखा हुआ है वो कहाँ पे रखा हुआ है। ये निगेटिव -3 ये बता रहा है कि हमारे पास चार्ज -x एक्सेस पे रखा हुआ है, पॉजिटिव बता रहा है जो x जो चार्ज है वो पॉजिटिव x एक्सेस पे रखा हुआ है। यानी 5 माइक्रोकूलम को निगेटिव एक्सेस पे रखा गया है और 1 माइक्रोकूलम को पॉजिटिव एक्सेस पे रखा गया है। तो जो चेंज निकलेगा Q1 V1 प्लस Q2 V2, यहाँ पर चार्ज का सिंबल रखना होगा, निगेटिव तो निगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ से निकल आएगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो टेलीग्राम में आके आप पूछ सकते हो। नंबर क्या है, टेलीग्राम में या व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का नंबर है 8127191266। जब समय मिलेगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। वैसे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है 2024 से 2020 तक, और ये 2025 का तो करा ही रहे हैं, ठीक। फिजिक्स मैथ सबकी प्लेलिस्ट बनी है। चलो देखते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड CBSE है, 2025 का पेपर है, सेट पहला है, और ये सीरीज भी लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 31 में ए का सेकंड पार्ट है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास 2 कंडक्टर जो कि एयर में प्लेस किए गए हैं, यानी हमारे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की 2 प्लेटें होती हैं, ठीक है। एक में पॉजिटिव चार्ज होता है, एक में नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये प्लेटें हमने बना दी, ठीक है। ये कैपेसिटर है, ठीक है। इसमें प्लस कितना है, प्लस 80 माइक्रोकूलम का चार्ज है, प्लस 80 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में बदलोगे 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कूलम हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर क्या है, ये दूसरी प्लेट जो है उसमें माइनस का 80 इंटू 10 की पावर -6 कूलम है, ठीक। ये निगेटिव चार्ज है। इन प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल लग रहा है, इन प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो दिया हुआ है 16 वोल्ट का दिया हुआ है, 16 वोल्ट का दिया हुआ है, ठीक है। ये है पूरा सिस्टम। पहली कंडीशन, इनको प्लेस कहाँ किया गया है, एयर, यानी ये जो पूरा सिस्टम है वहां पर एयर है पहली कंडीशन में। अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है पहला पार्ट, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, यानी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना। तो पहले पार्ट का जो आंसर निकालोगे,
तो ये क्या होता है हमारे पास, चार्ज जो होता है वो होता है Q इज इक्वल टू CV होता है। ये हमें फार्मूला याद होना चाहिए। आवेश जो होता है वो क्या होता है, कैपेसिटर और वोल्टेज होता है, ठीक। यहाँ पर हम एयर में रखें इसलिए इसको क्या कह देते हैं, V0 दे देते हैं, और जो चार्ज है वो ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करोगे, चार्ज दिया हुआ है, इनमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड लेना हो, दोनों सेम है, एक में पॉजिटिव होता है एक में नेगेटिव होता है, तो हमें जो लेना है पॉजिटिव लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो यहाँ से हम C जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, C0 कह देंगे, क्योंकि एयर में कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, C0 एयर हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई V0। पहले केस में V0 16 वोल्ट का दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या कर सकते हो, C0 इज इक्वल टू, ये कितना है चार्ज, 80 माइक्रो कूलम है, 10 की पावर माइनस का 6, वोल्टेज कितना है 16 वोल्ट का है, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 16 वोल्ट है ना, हाँ 16 वोल्ट है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 फेरेड, ठीक है। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फेराडे, तो फेरेड। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हो कि जो C0 निकल के आया है वो क्या आया है, 5 माइक्रो फेरेड। तो पहला आंसर तो हमारा ये आ गया, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें है नहीं। अब क्या हुआ है, अब हमने इस सिस्टम को, जो ये हमारे पास कैपेसिटेंस था, इसको उठा के यहाँ पर एयर भरी हुई थी, एयर की जगह एक नया डाइल्यूट है उसमें डाल देते हैं, क्या डाइल्यूट के, जो जिसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिया गया है, कितना है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम 3 दिया गया है। यानी जब इस पूरे सिस्टम को उठा के हमने क्या किया है, एक डाइल्यूट में भर दिया है, तो क्या हुआ है कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है 3, ठीक, जो कि के वैल्यू होती है। अब आपको क्या बताना है कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आ रहा है, समझे बात को। यानी जब इस पूरे सिस्टम को उठा के हमने एक डाइलेक्ट्रिक में डाल दिया जिसका कांस्टेंट के है, जिसकी वैल्यू 3 है, तो उस केस में हमें क्या करना है, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, डाइल्यूट में इसको डाल देते हैं। जब डालते हैं तो यहाँ का जो के है, पहले जो एयर भरी थी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 3 दिया गया है। अब हमें ये पता होता है, क्या मालूम होता है, अगर हमारे पास जब कभी भी इस सिस्टम को उठा के हम क्या करते हैं, इसमें एयर की जगह के भर देते हैं, तो उस समय जो हमारे पास कैपेसिटर होता है, ठीक, कैपेसिटर जो होता है C' मान लेते हैं, वो क्या हो जाता है, जो भी डाइल्यूट हमने भरा है उसका के टाइम्स हो जाए, यानी जो पहले एयर में कैपेसिटर था उसका के टाइम्स हो जाता है, ठीक है, जो एयर में कैपेसिटर था उसका के टाइम्स हो जाता है। तो इसका यूज कर लो, हमें निकालना क्या है, वोल्टेज। और दूसरी बात ये याद रखना है, किसी भी इसको उठा के जब हम किसी डाइल्यूट में इसमें भर देंगे, यहाँ पर के प्लेटों के बीच के डाल देते हैं, या पूरे सिस्टम को न डाल के इसी सिस्टम में, यहाँ पर पहले एयर भरी हुई थी, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, के भर दिया है, ठीक है। पूरे सिस्टम को नहीं उठाते, मान लेते इसी को उठाया, ठीक। तो हमें ये याद रखना है, क्या याद रखना है, कि कभी भी चार्ज में चेंज नहीं आएगा, चार्ज नेवर बी चेंज। चार्ज जब चेंज नहीं होगा तो उस समय हमारे पास क्या है, चार्ज तो वही रहेगा, जो हमारे पास पोटेंशियल होगा, चार्ज हमारा क्यू रहेगा, और यहाँ पे हमारा C' रहेगा, और ये V' क्या आएगा, अब निकाल लेते हैं। C' की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, चार्ज तो हमारा चेंज होगा नहीं, ठीक है, चार्ज हमारा चेंज नहीं होगा, C' की वैल्यू जब पुट करोगे तो हमारे पास क्या है, चार्ज ये है, ये दोनों चार्ज आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से हम क्या कह सकते हो, ये क्या है, ठीक। तो यहाँ से देखो, पहले इसको के C' निकाल ही लेते हैं, C' जब निकाल लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, C' इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो के की वैल्यू कितनी है, 3 है, और पहले C कितना था, C0 हमारा भी निकला हुआ है 5 माइक्रोफैरेड, 5 कितना आ जाएगा, 15 माइक्रोफैरेड, ठीक है, 15 माइक्रोफैरेड आया। अब हमें क्या देखना है कि वोल्टेज में क्या चेंज आया है, तो वोल्टेज को निकालने के लिए बस हमें क्या करना है, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CV, इसी का यूज करना है। चार्ज तो चेंज होगा नहीं, चार्ज नेवर भी चेंज, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, चार्ज इतना ही रहेगा, 80 रहेगा, इंटू 10 की पावर माइनस का कितना है, 6 है, ठीक, 10 की पावर माइनस का 6 है, इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ चेंज, पहले वोल्टेज, ठीक है, ये इतना रहेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या है, C' कितना है, इसको हम से लिख देते हैं, Q इज इक्वल टू C' V' का मतलब है कि जब डाइल्यूट डाला गया है उस समय वोल्टेज कितना होगा, तो यहाँ पर C' की वैल्यू कितनी है,
15 इंटू 10⁻⁻6 है। वी डैश हमें निकालना है, पावर्स ये कट जाएगा, यहाँ से वी डैश जब निकालेंगे 80 डिवाइड बाई 15, तो ये कितना आ जाएगा, 15×5 75 होता है, 3 बचेगा यानी 5 बचेगा, 15 से 45, फिर 5, 15 से 45 वोल्ट। यानी अगर हमने क्या किया है, यहाँ पर जो एयर भरी थी उसकी जगह हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, तो उस समय वोल्टेज हमारा कितना हो गया, 5.33 वोल्ट हो गया है। ठीक, दूसरे पार्ट का आंसर है ये, किसका है, सेकेंड पार्ट का, सेकेंड पार्ट का आंसर है, समझ गए। अब क्या है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो चार्ज पहले ये लगा हुआ है उस चार्ज को रिप्लेस कर देना है 16 माइक्रो कूलम से, यानी चार्ज को चेंज कर देना है। जब चार्ज को हम चेंज करेंगे तो चार्ज कितना आ जाएगा, ये हमारे पास चार्ज इस बार चेंज हो रहा है, इस बार चार्ज हो गया 160 माइक्रो कूलम आ गया है। चार्ज को हमने क्या किया है, चेंज कर दिया है, चार्ज को हमने चेंज कर दिया है। जब चार्ज को चेंज कर दिया है तो उस समय हमसे पूछा जा रहा है कैपेसिटेंस का पोटेंशियल जो होगा, सॉरी कैपेसिटेंस होगा, उस पर क्या चेंज आएगा। देखो चार्ज को हमने चेंज कर दिया, हमारे पास जो कैपेसिटर होता है C इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। ठीक है, यहाँ से हम C निकाल लें तो क्या होता है, Q डिवाइड बाई V होता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है। लेकिन अगर प्लेट की बात आती है, प्लेट के लिए, कैपेसिटर की प्लेट के लिए क्या होता है, हमारे पास जो फार्मूला होता है C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। अगर आपने ये वाला फार्मूला लगाया Q डिवाइड बाई V, तो आपको लगेगा अगर चार्ज चेंज होगा तो कैपेसिटर भी चेंज होगा। क्या होगा, चार्ज चेंज होगा, कैपेसिटर भी चेंज होगा। लेकिन ये प्लेट की बात हो रही है, और प्लेट के लिए ये वाला फार्मूला लगाना होता है कैपेसिटर के लिए। ठीक है, ये वाला फार्मूला जब लगाओगे तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें ये पता चलेगा जो कैपेसिटर है वो चार्ज पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। जब ये प्लेट वाला फार्मूला लगाओगे एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, अगर कोई प्लेट है उसके बीच हमें कैपेसिटर निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, ये चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जब ये चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो किस तरीके से, मतलब चार्ज पे डिपेंड ही नहीं है तो चार्ज को बढ़ाए या घटाए कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो बताएंगे C इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। जब चार्ज पे डिपेंड नहीं हो रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किस पे, शेप, जो प्लेट का शेप है और प्लेट के बीच की डिस्टेंस, तो शेप पे डिपेंड करता है, साइज यानी ये एरिया क्या है, एंड डिस्टेंस, प्लेट के बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, इस पे डिपेंड करता है। तो हम बता देंगे चार्ज बढ़ाने से, इसलिए C नो चेंज, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटर जो है हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटर हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो हम बता देंगे इस वजह से कैपेसिटर चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जब चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो, समझ लो, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। पहली कंडीशन क्या थी कि इन प्लेटों के बीच एयर भरी हुई थी, उस समय हमें ये बताना था कि इसका कैपेसिटर कितना है, तो हमने इससे निकाल दिया 5 माइक्रोकूलम। अब क्या हुआ है, एयर को हटा दिया गया है, एयर को हटाने के बाद के भर दिया गया है। के भरने से हमारे पास पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा, ये पूछा गया है सेकेंड पार्ट में। देखो पूछा गया है बिटवीन द एयर कैपेसिटर रिप्लेस बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो हम बताएंगे जब के को भर देंगे उस समय पोटेंशियल डिफरेंस 5.33 वोल्ट होगा। अगर हम इससे पूछता सी क्या है तो उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेते कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो 15 माइक्रोफैरेड का आ जाता। ठीक, फिर पूछा जा रहा है कि जो चार्ज 80 माइक्रोकूलम का था उसको हमने डबल कर दिया है यानी 160 माइक्रोकूलम कर दिया है, तो हमारे पास प्लेट के कैपेसिटेंस का क्या असर पड़ेगा, यानी जो कैपेसिटर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम बताएंगे प्लेट के लिए जो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये फार्मूला नहीं लगाओगे, ये लगाना होगा। उस समय हम बताएंगे कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटर है वो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है,
डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और जो ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है इस पे डिपेंड करता है। ये हमारा चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता। जब चार्ज कोई चीज़ डिपेंड नहीं कर रही है, चार्ज को बढ़ाएं या घटाएं, कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये सब लिख देना, नो चेंज। रीजन यही है कि ये हमारे पास चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखो, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो टेलीग्राम का नंबर, व्हाट्सएप का नंबर ले लो, टेलीग्राम का नहीं। व्हाट्सएप का नंबर है 8127191266। इस पे आप क्वेश्चन भेज देना, जब समय मिलेगा तो हम करा देंगे। बाकी जो है 2020 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन लगभग सेट के करा दिए गए हैं, अलग अलग सेट के जो। ठीक, और इसके अलावा क्या है, 2025 के भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अभी पहला सेट है, काफ़ी क्वेश्चन कराए गए हैं जो हैं। ठीक, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्लास 12 बोर्ड सीबीएसई और फिजिक्स 2025, सेट पहला है। सेट पहले में क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास दो बैटरी हैं जिनका ईएमएफ E1 जो है वो इतना है, E2 इतना है। ठीक है, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस कितने हैं, ये और ये है। इनको क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। जिस कॉम्बिनेशन से कनेक्ट किया गया है उसको बताया गया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ तो ये कनेक्ट है, इसके अलावा एक 4 ओम का रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किया गया है इनके साथ सीरीज में। ठीक है, अब क्या है, द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन। पहली कंडीशन है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा ये बताना है। दूसरा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है ये बताना है। और तीसरा, हमारे पास जो करंट ड्रॉ हो रही है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन वो बताना है। कैसे करोगे, देखो, पहला काम क्या है, हमारे पास बना लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ईएमएफ ये है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये रहा, क्योंकि ये किस में लगे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। दूसरा ईएमएफ ये रहा। ठीक है, ये हमारा E1 है जिसकी वैल्यू 4 वोल्ट दी गई है। ठीक, इसके बाद इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0.2 ओम है। इसके बाद एक ये जो है इसका E2 कितना है, E2 है हमारे पास 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, ये हमारा R1 हो गया, यहाँ पर R2 वो कितना है, ये दिया हुआ है 0.4 ओम। इस कॉम्बिनेशन के साथ एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो कितने ओम का है, 4 ओम का है। ये दोनों पैरेलल थे, इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि 4 ओम का है, इसको R मान लेते हैं, ये 4 ओम है। इतना डायग्राम में है, ये डायग्राम आप बना के दिखा देना। ठीक है, अब काम क्या है, पहला काम ये है कि हमें इक्विवेलेंट बताना है। ठीक, द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ बताना है। E1 और E2 का इक्विवेलेंट ईएमएफ बताना है। ये कैसे बताओगे, हमेशा याद रखना, जब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया होता है तो इसके लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, सॉरी इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। ये याद होना चाहिए फार्मूला। यहाँ पे क्या आता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सिंपल सा फार्मूला है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है तो ये E1 डिवाइड बाई R1 प्लस E2 डिवाइड बाई R2, जितने भी लगे हों, इसके आगे लगा होता तो प्लस E3 डिवाइड बाई R3,
ठीक है। यहाँ 1/R1 + 1/R2, ये फार्मूला याद है तो ये क्वेश्चन हो जाता है, इसका यूज करना है। यहाँ से इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है 4, और डिवाइड किससे करोगे R1 कितना है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 0.2, फिर उसके बाद प्लस E2 कितना है 6, R2 कितना है 0.4, नीचे डिवाइड करोगे 1/0.2 + 1/0.4। अब क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है, सॉल्व करना है इसको। तो देखो सबसे पहले हम क्या है ई इक्विवेलेंट लिख देते हैं, ये 0.4 है, ऊपर पहुंचा दोगे, यहाँ एलसीएम लेना होगा आपको। जब एलसीएम लोगे, ये पॉइंट को ऊपर हटाओगे तो 40 हो जाएगा, ये 40 हो गया, और नीचे क्या है /2 रहेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, /2 रहेगा 4 रहेगा, ठीक। नीचे वाला क्या हो जाएगा 10/2 प्लस पॉइंट ऊपर कर दिए हैं 10/4। अब एलसीएम ले लेते हैं, जब एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, ऊपर का एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है। यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर भी एलसीएम 4 आया नीचे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 10, ठीक। अच्छा ये 3 वोल्ट की बैटरी है, देखो ये गलत हो रहा है, ये 3 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है ना, 4 वोल्ट नहीं है, ये 3 वोल्ट है, ठीक। तो यहाँ पर 3 कर दो, यहाँ पर भी 30 हो जाएगा, ठीक। जब यहाँ 30 हो जाएगा, जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 60 आ जाएगा। ये 3 वोल्ट की बैटरी थी ना, हमने 4 लिख दिया था यहाँ पर, ये 3 वोल्ट है, इससे ये कट गया। जब ये कट गया तो यहाँ पर हमारे पास ई इक्विवेलेंट कितना आ गया ये हो जाएगा 120/30, काट दो कितना आ जाएगा 4, यानी जो हमारे पास ई इक्विवेलेंट आया, पहले पार्ट का जो आंसर आ गया पहले पार्ट का आंसर हमारा कितना आ गया, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 वोल्ट, ठीक है। एक आंसर ये हो गया, यहाँ पर ये 3 वोल्ट था, हमने 4 वोल्ट लिख दिया था, उसको सही कर लेना, ठीक। अब देखो दूसरा पार्ट पूछा गया है, दूसरा पार्ट पूछा गया इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, केवल इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा गया इक्विवेलेंट, इसको निकालना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा 1/R1, ये हमारे पास 0.2 है, ये हमारे पास 0.4 है, ये R1 है, ये R2 है, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 0.4, तो यहाँ पर जब करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ से ये आगे जब सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3/0.4, और सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा 30/4, कितना आया 30/4, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4/30, तो ये आ जाएगा 0.133 ओम, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 0.133 ओम, तो एक आंसर ये हो गया, 2 आंसर हो गए, ठीक। अब तीसरा क्या बचा, तीसरा ये बचा है कि करंट इस सर्किट में कितना फ्लो हो रही है, इस पूरे कॉम्बिनेशन में करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास इन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस निकला है, ये कैसे है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फिर उसके बाद ये सीरीज में लगा हुआ है, तो सबसे पहले आर टोटल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, आर टोटल। हमारे पास क्या आएगा, तीसरे पार्ट का आंसर दे रहा हूं, आर इक्विवेलेंट, कैपिटल आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्मॉल आर का इक्विवेलेंट प्लस
जो हमारे पास R दिया हुआ है। ये कितना निकाला अभी हमने, ये निकाला है 0.133 प्लस R जो निकला वो कितना है, दिया गया है 4। ठीक, ये 4 ही तो दिया गया है। देख लो 4 ओम का। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4.133 ओम। ठीक है, ये 4.133 ओम आ गया। ठीक, तो हमने ये निकाल लिया 4.133। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, ई इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं। ई इक्विवेलेंट कितना है, 4 ओम का। तो अब हमें करंट निकालना है। ई इक्विवेलेंट तो हम निकाल ही चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, आई इक्विवेलेंट यानी करंट, जो कि आई है, पूछा गया है तीसरे पार्ट में। ये हो जाएगा ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ई इक्विवेलेंट कितना निकाले हैं, 4 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट कितना निकाले हैं, 4.133 ओम। सॉरी, ओम क्यों लिख रहा हूँ, एम्पियर। जब इसको देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेट किसके करीब आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.98, ठीक है, एम्पियर। यहाँ से हमारे पास जो करंट आ गई है, आई इक्वल कितनी आ गई, 0.98 एम्पियर। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि 1 एम्पियर के करीब है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन का निशान लगा हुआ है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम का ही है। ठीक है, अगर ये अलग होता तो फिर अलग होता कुछ। ये 0.98 के अप्रोक्सीमेट आएगा, जिसको हम 1 एम्पियर के करीब मान लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू लगभग बराबर है। देख लो, कोई क्वेश्चन डाउट हो रहा हो तो पूछ लेना। बाकी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर लिख लो 8127191266। इस नंबर पे क्वेश्चन भेज देना, जब समय मिलेगा तो बता देंगे। चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चा हो, इसमें क्वेश्चन भेज सकता है। ठीक है, फिजिक्स और मैथ का। फिलहाल अभी फिजिक्स पे ही फोकस करो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अगला क्वेश्चन, क्लास 12 बोर्ड यूपी। ठीक है, सॉरी, यूपी बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड है 2025, और सेट भी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर भी मेंशन किया गया है। इसमें हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी इनिशियल लेंथ एल थी। ठीक है, इसके जो क्रॉस सेक्शन है उसमें एक आइडियल सेल लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है, आइडियल सेल ई। फिर उसके बाद क्या किया गया है, इसकी लेंथ को हमने क्या किया है, 2L तक खींच दिया, यानी पहले जो लेंथ L थी उसको डबल कर दिया गया है। ठीक, फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि इनिशियल जो रेजिस्टेंस था वो R था, जो दूसरी स्टेट जब हमने उसकी लेंथ को खींच के बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया है, वो हो गया है R डैश हो गया है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, VD, यानी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जब उसको हमने खींच दिया है उस समय वेलोसिटी VD डैश है। ठीक, अब आपको क्या बताना है, रिलेशन बतानी है। पहला R डैश और R में, दूसरा VD डैश और VD में बताना है। कैसा है देखो जरा। सबसे पहले हमारे पास ये कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर में एक EMF लगाया जा रहा है। EMF जो लगाया जा रहा है उसका जो वोल्टेज है वो E है। ठीक है, क्या है, EMF का वोल्टेज E है, जैसा दिया गया है पेपर में। इसकी जो लेंथ है वो L1 मानते हैं, जो कि दी गई है L के बराबर। और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन में ही EMF लगाया गया है। इस क्रॉस सेक्शन का एरिया A1 है, जो कि हम A के बराबर मान लेते हैं पहले केस में। इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R, और इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इसमें मूव कर रही है करंट को फ्लो कराने के लिए, वो क्या है, VD। सारा कुछ हमने इसमें मेंशन कर दिया। ठीक है, पहले केस में। अब क्या किया गया है, इस कंडक्टर को खींचा गया है, बढ़ाया गया है। बढ़ाने के बाद क्या हुआ है, केस फर्स्ट है ये, यहाँ पर केस सेकेंड, दोनों को आमने सामने बना देते हैं। सेकेंड केस में क्या किया गया है,
इस कंडक्टर को खींच दिया गया है और खींच के इसकी लेंथ को डबल कर दिया गया है। ये जो लेंथ है उसको डबल कर दिया गया है। ईएमएफ वही लगा हुआ है जो पहले लगा हुआ था, ठीक। ईएमएफ हमारे पास सेम है। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L2 मान लेते हैं, जो कि 2L है, और इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास A2 है, जो कि क्या है, वो A2 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर A1 मान लीजिए, अब इसमें रिलेशन निकालेंगे, A2 है, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस दिया गया है पेपर में वो R डैश दिया जा रहा है, और इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD डैश है। ये सब कुछ बन गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखो पहला केस जो हमें R और R डैश में रिलेशन निकालना है, रिलेशन पहले पार्ट में R एंड R डैश, क्या रिलेशन है ये बताना है, ठीक है। इसको कैसे बताओगे? ठीक अब हमें इस पर रिलेशन निकालनी है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रो L डिवाइड बाई A। ये वाला फार्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। रो हमारे पास कांस्टेंट होता है, क्योंकि जो कंडक्टर पहले यहाँ था वही कंडक्टर ये है, सेम मटेरियल का कंडक्टर है, इस वजह से हमारे पास रो कांस्टेंट है, रो पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो रो तो कांस्टेंट हो जाता है, रो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक। अब यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाती है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ से हम रिलेशन को बराबर इंप्रूव करके कर सकते हैं R डिवाइड बाई R डैश, क्योंकि दूसरे केस में रेजिस्टेंस R डैश हुआ है। और ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा L1 डिवाइड बाई A1, ठीक है, इनटू उल्टा कर लेते हैं क्रॉस, तो A2 को ऊपर कर देते हैं डिवाइड बाई L2। इसको जब अरेंज कर लेंगे, अरेंज करने से क्या आएगा? अरेंज करने से ये आ जाएगा हमारे पास R डिवाइड बाई R डैश इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2, ठीक है, और ये आ जाएगा A2 डिवाइड बाई A1। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास एक आ गई, ये एक आ गई। अब क्या है, सुनो, कोई भी चीज हो, ये हमारे पास अगर कंडक्टर है तो अगर हम इसको खींच के लंबा कर दें या दबा के चपटा कर दें, दोनों केस में कभी भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं और इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम आ जाता है। तो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता। वॉल्यूम बोले तो आयतन, तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? वॉल्यूम नेवर, या फिर नेवर चेंज। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो हम क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे? क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और इसकी लेंथ L1, ये पहले इसका वॉल्यूम हो गया, ये बराबर होगा क्रॉस सेक्शन एरिया A2, वॉल्यूम कितना है, सॉरी लेंथ कितनी, L2। अब यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो? A2 डिवाइड बाई, देखो A2 डिवाइड बाई A1 निकालना है, A2 डिवाइड बाई A1 इज इक्वल टू, इसको हमने इधर डिवाइड किया है तो यहाँ पर क्या आएगा? L1 डिवाइड बाई L2। तो यहाँ से क्या कह सकते हो? L1 की वैल्यू कितनी है? L है, और L2 की वैल्यू कितनी है? 2L है। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो क्या आया? L1 डिवाइड बाई L2, A2 डिवाइड बाई A1। A2 डिवाइड बाई A1 कितना आया? 1/2 आया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ पर देखो R डिवाइड बाई R डैश इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। L1 कितना है? L है। L2 कितना है? 2L है, इंटू A2 कितना है? A2 डिवाइड बाई A1, ये अभी हमने निकाला है, 1/2 है। इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि R डैश जो आया मेरे पास कितना आ गया? 4R आ गया। तो पहले पार्ट का तो आंसर हमें मिल गया कि रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, इस बात का आंसर मिल गया।
अब दूसरा आंसर देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? हमारे पास जो करंट होती है आई इक्वल टू क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एन क्या है, नंबर ऑफ कितनी डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ये ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका चार्ज है। और इसके बाद क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसके बाद होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। दूसरा ओम का जो नियम होता है, ओम के नियम से, ओम्स लॉ जो होता है उसके हिसाब से करंट क्या होती है, आई इक्वल टू होती है V डिवाइड बाई आर। क्योंकि यहाँ पर जो बैटरी लगी है वो कैसी है, आइडियल है। कैसी है, आइडियल सेल। आइडियल सेल होता है तो उस समय हमारे पास EMF और वोल्टेज दोनों बराबर हो जाते हैं। तो आइडियल सेल के लिए E डिवाइड बाई आर हो जाता है, ठीक है। ये लिख देना, आइडियल सेल, फॉर आइडियल सेल। उस केस के लिए क्या होता है, V इक्वल टू हमारे पास हो जाता है E के बराबर। तो यहाँ से भी करंट है और यहाँ पे भी करंट है, दोनों करंट को इक्वल कर दो, ठीक है। ये करंट I की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, E डिवाइड बाई आर रेजिस्टेंस है, ये क्या आएगा, N E और ये VD A। तो यहाँ से VD निकाल लो, VD कितना आ जाएगा, VD हमारे पास आ जाएगा E डिवाइड में क्या आ जाएगा, N और E, ये एक तरफ हो जाएगा, और यहाँ पर RA। ये हमारे पास नया फार्मूला जनरेट हो गया, ये हमारा नया फार्मूला जनरेट हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास E, हमारे पास EMF ऑफ सेल है, सेल का जो EMF है वो है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनकी डेंसिटी है, E हमारे पास जो स्मॉल e है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये पार्ट तो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जब ये पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस और एरिया के। क्या है, रेजिस्टेंस और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, VD डिवाइड बाई VD डैश इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, R डैश A2, ठीक है, क्योंकि A2 है क्रॉस सेक्शन एरिया दूसरे केस में। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R डैश A1। ये जब इन्वर्सली का कॉन्सेप्ट लगाया, यहाँ से देखो VD, R डैश कितना है, 4R है, और A2 कितना है, A2 डिवाइड बाई A1 1/2 है, कहाँ गए, 1/2 है, ये देख लो 1/2 है। कितना है, 1/2, तो ये तो हमारा 1/2 है, इसका रेशियो 1/2 है, या फिर कह सकते हैं कि जो A2 है, जो A1 है वो 2 टाइम्स ऑफ A2 है, ठीक। तो यहाँ से ये आ गया, तो ये हमारे पास, और नीचे क्या है, R से R कट गया, इसको इससे काट दिया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं VD डैश, तो ये हम कह सकते हैं कि ये 2 बचेगा। यहाँ से हमारे पास जो VD आया, VD डैश इज इक्वल टू 1/2 किसका है, VD का है। तो ये रिलेशन आ गई, तो ये आंसर आ गया, यानी हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 4R हो जा रहा है, जबकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो पहले जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी आधी हो जा रही है। इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। देखो, क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो, लेकिन अगर समझना नहीं चाहते तो फिर समझा नहीं सकता कोई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन और दिक्कत करता है तो व्हाट्सएप का नंबर लिख लो 8127191266। वैसे तो हमने क्या है कि 2020 से 2024 तक सारे क्वेश्चन लगभग जो इम्पोर्टेंट है उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, CBSE बोर्ड की अलग, यूपी बोर्ड की अलग, और भी जो बोर्ड है उनकी अलग, ठीक है, फिजिक्स मैथ दोनों की। दूसरी बात, 2025 का ये पहला सेट है, इसके आगे भी सेट होंगे, कई क्वेश्चन पहले सेट के करा दिए हैं, उसको भी देख लेना। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपको इस नंबर में भेजना है, समय मिलेगा हम करा देंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 में A और B दो पार्ट है, ठीक है। कैसे करोगे, इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया जाता है
जो सोर्स चार्जिंग का है वो एसी सोर्स है, ठीक है। फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि जो सम है हमारा कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, इन दोनों का जो सम है वो हर पॉइंट पे सेम है, यानी इनका जो सम है किसी भी पॉइंट पर चेंज नहीं हो रहा, इक्वल है। दूसरा ये है कि ये बताना है कि किरचॉफ का जो पहला नियम है, क्या जो हमारे पास पहली कंडीशन दी गई उसको वैलिड मानता है कि नहीं मानता है। देखो, यानी इस पे किरचॉफ का पहला नियम लगेगा कि नहीं लगेगा। कैसे करोगे? सबसे पहले हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम बना लेते हैं, इसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। ये एसी सोर्स है, ठीक है। प्लेट में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और इतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पर जो करंट फ्लो होती है, इस एसी सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो होती है उसको कंडक्शन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन करंट, जिसको आईसी कहा जाता है। इसके अलावा क्योंकि एसी सोर्स है तो एसी सोर्स में कभी पावर ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, चेंज होता रहता है। तो ये जो प्लेट है, प्लेट पे क्या होता है, प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। क्योंकि हमने बोला कि एसी करंट है, एसी करंट से कभी चार्ज यहाँ पर बढ़ेगा, कभी चार्ज घटेगा। चार्ज बढ़ने घटने में एक करंट प्रोड्यूस होती है। देखो, जब चार्ज घटेगा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो उससे क्या होगा, करंट भी चेंज होगी। तो जो करंट प्रोड्यूस होती है, इस चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। कौन से करंट कहते हैं? जो चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो करंट बनती है उसको क्या क्या डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। अब देखो, हमारे पास जो आईसी होता है, कंडक्शन करंट होती है, उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है फ्लक्स में चेंज टाइम के साथ, फ्लक्स में चेंज टाइम के साथ, ठीक है। और वही जगह पर जब डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करते हैं तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स में, किसका फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज, ठीक। ये हमारे पास कंडीशन होती है दोनों, ये इंडक्शन करंट के लिए है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए है। अब क्या करना है, अब देखो ठीक है। तो ये सॉरी, यहाँ पर जो है ये चार्ज में चेंज आता है, क्यों है, क्या है, फ्लक्स नहीं, क्योंकि चार्ज में जितना चेंज आएगा, चार्ज में जितना चेंज आएगा वो टाइम के साथ वो हमारे पास कंडक्शन करंट होगी, और फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जितना चेंज आएगा टाइम के साथ वहाँ पर हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी। एसी सोर्स से यहाँ से चार्ज निकलेगा, चार्ज में जो चेंज आएगा टाइम के साथ वो क्या आएगा, कंडक्शन करंट। और जो हमारे पास चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, क्योंकि एसी सोर्स लगा हुआ है, पावर घटेगा बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा घटेगा, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा, उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगी वो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, ठीक। अब देखो, यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर अभी कुछ नहीं मानते, इसमें देखो चार्ज हमारा क्या होता है, चार्ज हमारा होता है C इंटू वी। कभी भी कैपेसिटर दिया हो तो उसके लिए चार्ज ही होता है। तो यहाँ से आई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई सी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सी वी, ठीक। क्या आ जाएगा, C और V आ जाएगा, ठीक है। C हमारा क्या है, क्योंकि इसने बोला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अगर कहीं पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया होता है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसकी वजह से जो हमारे पास कैपेसिटर निकलता है वो क्या निकलता है, एप्सिलॉन नॉट, और इस प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया, इस जो प्लेट लगी है इनका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक, इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइड किया जाता है इन प्लेटों के बीच की दूरी। यहाँ पर डी हम पहले ही लिख चुके हैं, इस वजह से प्लेट के बीच की दूरी एल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई ए होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई एल। तो ये हमारा, क्योंकि सी क्या है, कैपेसिटर का है और ये कांस्टेंट है, तो ये वापस यहाँ निकाल लाएंगे, सी यहाँ आ जाएगा, ये बचेगा डी वी बाई डी टी,
और सी की वैल्यू अभी हमने बताई है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई एल। अब यहाँ पर आ गया डी डिवाइड बाई डी टी। एक बात और सुनो, क्या सुनना है कि हमारे पास कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वोल्टेज दिया हो तो क्या करते हैं, वोल्टेज को अगर लेंथ से यानी जितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उससे डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। तो यहाँ से ये कह सकते हैं जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, ई इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, ई इंटू एल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, ई इंटू एल। एल हमारा कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। यहाँ से आई सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई सी इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई एल। ये वाला एल बाहर आ गया और ये क्या आया, ई डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब क्या है, ये वाला एल और ये एल सेम है क्योंकि प्लेट जो है हमारे पास उनके बीच की डिस्टेंस है, उन्हीं के बीच पे हमने निकाला है। तो यहाँ से ये एल कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो कंडक्शन करंट आई है वो क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए, ये क्या आ जाएगा, डी ई डिवाइड बाई डी टी। तो इक्वेशन नंबर 1 जनरेट हो गई। तो ये किसको निकाल लिया हमने, कंडक्शन करंट को। अब क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास फार्मूला ये हमने साइड पे लिखा है, इसको याद रखना है, क्या क्या यूज किए हैं वो बता दिए। अब देखो, अब डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए नीचे ही देख लें, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास क्या फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और ये क्या है, डी फाई ई, ये हमारे पास ई सफिक्स में है। ठीक है, डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, अब देखो, अगर हमारे पास कभी भी फ्लक्स दिया हो तो फ्लक्स जो है वो क्या होता है, लिख दोगे, बिकॉज फाई जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट। यानी प्लेट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कॉस थीटा होता है लेकिन यहाँ पर थीटा 0 है, इस वजह से ई ए आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हो, ई डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट तो यही है, डी डिवाइड बाई डी टी। फाई की जगह हम ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ई इंटू ए। ए हमारा कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, एप्सिलॉन नॉट और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए, ये आ जाएगा डी ई बाई डी टी। ये इक्वेशन नंबर 2 जनरेट हो गई। समझ रहे बात को, ये इक्वेशन 2 आ गई। तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आया, ई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए और यहाँ से आ जाएगा डी ई डिवाइड बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 2। अब देखा जाए इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या है, इक्वल है। तो इक्वेशन 1 इक्वल है इक्वेशन 2 के। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास कंडक्शन करंट है और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। जब ये इक्वल है और कांस्टेंट है इसलिए हम कह सकते हैं इनका जो सम होगा आई सी प्लस आई डी, ये भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट ऑफ प्लेट के किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यही हमसे प्रूव करने को बोला गया था, यही हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था। तो ये तो हो गया। सेकंड पार्ट जो बी पार्ट है, इसने पूछा है क्या किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम है वो पहले केस के लिए वैलिड है। जो हमारे पास ये पहला केस ए है, क्या किरचॉफ का फर्स्ट नियम लगेगा, बोलेंगे यस। क्यों, बिकॉज चूंकि हमारे पास इनपुट करंट इज इक्वल टू है आउटपुट करंट, यानी इनपुट करंट और हमारे पास आउटपुट करंट दोनों क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो उस केस में हमारे पास ये किरचॉफ का पहला नियम वैलिड होगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। अच्छा क्वेश्चन है।
बाकी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता टेलीग्राम में आओ, वहाँ पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप का नंबर ले लो, जिससे आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं 8127191266। इस नंबर में भी आके आप अपना क्वेश्चन भेज दें, जब टाइम मिलेगा तो हम उसको करा देंगे। बाकी 2020 से 2024 तक अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, सारे सेट के क्वेश्चन कराए गए हैं। 2025 का ये पहला सेट है, इसके भी काफ़ी क्वेश्चन करा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन, क्लास 12 बोर्ड सीबीएसई और सेट पहला है, 2025 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि सेक्शन बी का पार्ट है। हमें इस क्वेश्चन में ये थीटा एंगल जो है इसको फाइंड करना है, और ये जो हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल रॉड है, इसके अंदर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो दिया हुआ है 2/√3 है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि ये पूरा जो सिस्टम है ये एयर में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है? एयर में। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ बाहर जो है वो क्या है? एयर है, ठीक, और जो अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो n जो है, जिसको हम n2 कह दें। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है, वो लिख दिया n1। ये कितना दिया हुआ है? 2/√3। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, ये थीटा जो है इसको बताना है कि थीटा क्या होगा। थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, देखो बाहर क्या है? एयर है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और यहाँ अंदर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? 2/√3 है। ठीक, 2/√3 है। अब 2/√3 का मतलब क्या है? √3 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? √3 की वैल्यू होती है 1.731। जब इसको डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है ये 1 से कुछ ज़्यादा ही आएगी। ग्रेटर दैन वैल्यू किससे आएगी? ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, यानी ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है। ठीक, तो अंदर का मीडियम क्या हो जाएगा? डेंस हो जाएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए, तभी बात बनेगी। बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, क्योंकि मेंशन किया गया है कि बाहर जो है वो एयर है, अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया है ये। अब हमें ये पता है 2/√3, जिसकी वैल्यू जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 से ज़्यादा आएगी। जब 1 से ज़्यादा आएगी तो अंदर का मीडियम कैसा हो जाएगा? डेंस हो जाएगा, और बाहर का मीडियम कैसा हो जाएगा? रेयर। तो ये मीडियम कैसा है? अंदर डेंस, डेंसर। बाहर कैसा है? यहाँ पर जो है वो रेयर मीडियम, तो ये डेंसर मीडियम। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो जो लाइट आई है उस पर क्या चेंज आ रहा है। ये लाइट इंसिडेंट हुई है ऐसे थीटा एंगल पर, क्योंकि अंदर का मीडियम कैसा है? डेंस है, तो ये लाइट सीधे न जाके नॉर्मल की ओर बेंड हो गई है, नॉर्मल की ओर बेंड हो गई है। नॉर्मल कैसे पता चलेगा? ये हमारे पास स्फेयर है, ये जो सर्किल है ये वाला पार्ट, इसके सेंटर से लाइन पास होती है वो नॉर्मल होती है, ये जो मेन एक्सिस है वो सेंटर से पास हो रही है, तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। ठीक, ये बात समझ में आनी चाहिए। अब ये आगे बढ़ी, फिर उसके बाद क्या है? यहाँ का मीडियम डेंस है, यहाँ का रेयर। तो यहाँ पर क्या हुआ है? ये जो लाइट है ये जो ऐसे जा रही थी, ये क्या हुई है? ये हमारे पास जो प्लेन का नॉर्मल है उसके साथ ग्रेजिंग कर गई है, प्लेन के नॉर्मल के साथ ग्रेजिंग कर गई है, यानी उसी की सरफेस पे चली गई वापस। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा, अगर हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दें, यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, ये नॉर्मल आ गया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया। जब नॉर्मल ड्रॉ किया तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ये जो है हमारे पास ये वाला एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, और जो ये एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा वो थीटा सी बनेगा। थीटा सी क्यों बनेगा? क्योंकि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे ये हमारे पास 2 मीडियम है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वो दूसरे मीडियम में न जाके उसी सरफेस पे क्या हो जाती है? ग्रेजिंग कर जाती है। तो ये कंडीशन होती है क्रिटिकल एंगल की। इस वजह से यहाँ का जो इंसिडेंट एंगल होता है, ये जो इंसिडेंट एंगल होता है ये थीटा सी हो जाता है, और ये वाला जो एंगल हो जाता है वो मेरा 90 डिग्री हो जाता है। तो वही कहानी यहाँ पर हुई है। ये लाइट जो है इस मीडियम से जा रही थी, लेकिन यहाँ पर इस सरफेस के साथ ग्रेजिंग कर गई, तो ये क्रिटिकल की कंडीशन बन गई। जब क्रिटिकल की कंडीशन बन जाती है तो उस केस में जो इंसिडेंट एंगल होता है वो क्या हो जाता है? क्रिटिकल एंगल हो जाता है। ठीक है, इस वजह से थीटा सी हो गया। अब यहाँ पे क्या करो? इस सरफेस का नाम दे दो,
ये ए और ये बी, ए बी सरफेस पर स्नेल नियम लगा दो। ए बी प्लेन में स्नेल नियम, स्नेल लॉ यूज कर लो। जब स्नेल नियम यूज करोगे तो उनका क्या कहना था, उन्होंने बताया था यहाँ का एंगल यानी क्या है, सॉरी यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है n2 और यहाँ का एंगल कितना है साइन थीटा सी इज इक्वल टू, बाहर जिस मीडियम में जा रही है वहाँ का एंगल, वहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है n1 और ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर साइन 90। साइन 90 कैसे हुआ, ये हमारे पास जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ ये हमारे पास ये एंगल बन रहा है, तो ये हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। कैसे पता चला, जो एंगल नॉर्मल के साथ बनता है वही दिया जाएगा। यहाँ पर ये थीटा सी होगा, ये वाला एंगल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको कंसीडर करते हैं, इसलिए ये थीटा सी है। ठीक है, अब यहाँ से यूज करो, तो यहाँ से n2 कितना है, n2 की वैल्यू हमारे पास 2/√3 है, 2/√3 है। साइन थीटा सी हमको पता नहीं है, n1 कितना है 1 है और साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, साइन थीटा सी इज इक्वल टू आ जाएगा √3/2। ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये वैल्यू होती है हमारे पास साइन 60 के बराबर। ये √3/2 जो होती है साइन 60 होती है, तो यहाँ से थीटा सी निकल आया, कितना आ गया, थीटा सी हमारे पास आ गया 60 डिग्री। ठीक है, हमें चाहिए क्या, इस थीटा की वैल्यू चाहिए, ये तो हमारे पास 60 डिग्री आ गया। अब देखो ये ए बी हो गया, अब ये मान लेते हैं सी और ये डी मान लेते हैं, सी डी हो, ठीक है, पॉइंट मान लेते हैं ए बी सी डी, ब्लू से कर देते हैं, डी। अब ये देखो ये इस लाइन को हम आगे बढ़ा दिए हैं, इससे मिला दिए हैं, और ये इस पॉइंट को मान लेते हैं ई, तो हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगा, और इस पॉइंट को मान लेते हैं एफ। क्या ट्रायंगल बना, सी ई एफ, ये ट्रायंगल बन के तैयार हो गया ना, सी ई एफ। तो इधर देख लो, यहाँ दिख रहा है ट्रायंगल सी ई एफ, ये एंगल हमें पता चल चुका है 60 डिग्री है, और ये इस पे नॉर्मल है, मेन एक्सेस पे भी नॉर्मल होती है, 90 डिग्री होती है। क्या कैसा एंगल है, एंगल ई जो है वो हमारा 90 डिग्री है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल। ये समझ में आई कि नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल जो है इस पे भी नॉर्मल होगा, तो ये 90 डिग्री होगा। अब इस ट्रायंगल में तीनों त्रिभुज का कोण कितना होगा, ये वाला एंगल निकाल लो, कितना हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180। किन्हीं भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आता है। एंगल सी हमको पता नहीं है, एंगल ई 90 डिग्री है, एंगल जो एफ है वो थीटा सी है, जो कि हमारे पास कितना है दिया हुआ है। एंगल सी निकाल लेते हैं, ये कितना है 90 है, ये कितना है 60 डिग्री है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एंगल एफ कह सकते हो इसको। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 180 डिग्री, तो ये हमें पता चल गया कि जो एंगल सी है वो घटाओगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला एंगल हमारे पास 30 डिग्री आ गया। जब ये एंगल 30 डिग्री आ गया तो अब हमें क्या करना है, स्नेल नियम यहाँ पर यूज करना है। ये हमारे पास क्या है ए डैश और ये बी डैश, इस पे स्नेल नियम यूज करते हैं। ठीक, स्नेल नियम, स्नेल लॉ। अब इस पे जब यूज करोगे तो देखो क्या है, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास जो एयर है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो कि n1 माने हुए हैं वो कितना है, n1 जो हमारे पास यहाँ माने हुए कितना है, n1 साइन थीटा इज इक्वल टू, अंदर जाओगे इस मीडियम में, इस मीडियम में जाओगे तो यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है n2 साइन, ये कितना एंगल है 30 डिग्री, जो कि साइन 30 डिग्री। वैल्यू पुट करो, n1 की वैल्यू कितनी है, n1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, साइन थीटा इज इक्वल टू n2 कितना है 2/√3 है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये कट जाएगा, तो साइन थीटा कितना आ गया 1/√3, यहाँ से थीटा कितना आ गया
साइन इनवर्स 1/√3। ये ऐसे करना है। देखो समझाने में जरूर टाइम लगा, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है। एक बार इस सरफेस पे स्नेल नियम यूज करना था, यहाँ से क्रिटिकल एंगल निकालना था, फिर उसके बाद बताना था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, हमारे पास यहाँ का एंगल दिया है, ये एंगल दिया है, ये एंगल निकाल लिया। फिर इस प्लेन पे हमने स्नेल नियम का यूज कर दिया, तो यहाँ से स्नेल नियम यूज किया तो हमारे पास एंगल की वैल्यू आ गई। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? साइन इनवर्स 1/√3। सिंपल से क्वेश्चन है, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता, टेलीग्राम में आओ, व्हाट्सएप पे आओ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर लिख लो। व्हाट्सएप का नंबर हमारा क्या है? 8127191266। इस नंबर पे आप क्वेश्चन भेज दें, जब समय मिलेगा तो हम करा देंगे, ठीक। चलो बाय, टेक केयर, स्क्रीनशॉट ले लो, बाय। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में ए पार्ट है, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, सेक्शन बी है, बोर्ड सीबीएसई है और फिजिक्स 2025 का पेपर है। इसमें हमारे पास यंग के सिंगल स्लिट का प्रॉब्लम है ये, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारा एक स्लिट है। क्या है? स्लिट है। यहाँ से सोर्स जो वेवलेंथ हम डालेंगे, जो लाइट मारेंगे, वो यहाँ से पास होके ऐसे जाएगी, कहीं भी जा सकती है, ऐसे यहाँ से निकलेगी। ये इसकी मेन सेंटर लाइन है। ये हमारे पास स्क्रीन है, इनके बीच की दूरी कैपिटल डी है, ठीक है, वो तो सब ठीक है। ये जो हमारे पास स्लिट है, S1 है, S है, इसकी जो छिद्र है, उसकी जो विड्थ है वो कितनी है? वो हमारे पास A है। इसी को हमें फाइंड करना है, ये जो विड्थ है इसी को फाइंड करना है, ठीक। कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट मिनिमा है, मान लेते हैं फर्स्ट मिनिमा यहाँ कहीं जनरेट होता है, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए हमें कंडीशन क्रिएट करना है। फर्स्ट मिनिमा का मतलब है एक बार मैक्सिमा होगा, एक बार मिनिमा होगा, तो ऐसे ही फर्स्ट मिनिमा होगा, ठीक। फर्स्ट मिनिमा देखो, जब ऐसे ग्राफ बनता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो जो सेंटर लाइन होती है उससे ये फर्स्ट मिनिमा हो जाएगा। तो यही इससे हमें पूछा जाए, मान लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा क्रिएट हो रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए फार्मूला जो लगाते हैं, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। लेमडा हमारा वेवलेंथ है, लेमडा हमारा वेवलेंथ है, क्योंकि इसने बोल दिया फर्स्ट मिनिमा। क्या बोल दिया? फर्स्ट मिनिमा, इसलिए एन बराबर क्या है? 1 है। फॉर फर्स्ट मिनिमा, फॉर फर्स्ट मिनिमा, अगर फर्स्ट मिनिमा लिख के आता है कहीं पर तो, या फर्स्ट मैक्सिमा, तो एन बराबर 1 हो जाएगा। लेमडा की वैल्यू दी गई है, लेमडा कितना है? 9, कितना है? 600 नैनोमीटर। लेमडा ये दिया हुआ है 600 नैनोमीटर है। 600 नैनोमीटर है, नैनोमीटर को मीटर बदलोगे तो 600 इंटू 10⁻⁻9 क्या आ जाएगा? 9 मीटर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो लेमडा आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। लेमडा ये हो गया। फाइंड क्या करना है, और एंगल दिया गया है, जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री का है। तो थीटा की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। और फाइंड क्या करना है, जो ए है वो हमें फाइंड करना है। जो विड्थ है ये क्वेश्चन मार्क है, ये ए जो है वो क्या है? विड्थ ऑफ स्लिट, स्लिट की विड्थ, ये जो विड्थ है ना, ये इसी को विड्थ कहा जा रहा है, ठीक है। बस फार्मूला लगा दो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ए हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू एन बराबर 1 है, लेमडा बराबर कितना है? लेमडा बराबर हमारे पास 6 इंटू 10⁻⁻7 है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। क्या होती है? 1/2। ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻7, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 इंटू 10⁻⁶ मीटर। यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ए इज इक्वल टू लिख सकते हो 1.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये 6 बनाया है क्योंकि ये नैनोमीटर माइक्रोमीटर हो जाएगा, तो 1.2 माइक्रोमीटर। तो
तो जो हमारा ए आएगा, विड्थ आएगी, वो कितनी आएगी, 1.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रो का निशान है ये। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपको, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में दोनों ग्रुप दिए गए हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी लिख सकते हो, 8127191266। इस नंबर पे आप क्वेश्चन भेज सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, यही आपका एहसान है। ठीक, बाय। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बी है और क्लास 12 है, फिजिक्स का पेपर है। ये क्वेश्चन जो है यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के विषय में बता रहा है। इसमें जो दो वेवलेंथ की लाइट हैं जिनकी इंटेंसिटी दोनों की इक्वल है, आई नॉट है। ठीक है, ठीक, ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरफेस करते हैं। जिस पॉइंट पे ये इंटरफेस करती हैं तो उस पॉइंट को आपको बताना है कि इंटेंसिटी कितनी होगी। जो पाथ डिफरेंस है वो λ/8 दिया गया है। कैसे करोगे देखो जरा, एक सिल्ड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास स्क्रीन हो गई। इन दोनों सिल्ड के बीच की दूरी स्मॉल d होती है और जो इसकी मोटाई होती है, जो छेद है उसकी A1 होता है, वो तो बात की बात है। यहाँ पर ये कैपिटल D स्क्रीन जो है डिस्प्ले से कितने सोर्स से कितने दूरी पे है। यहाँ से सोर्स कोई जाता है, एक की वेवलेंथ लैम्डा है, एक की λ1 है। ये मान लेते हैं मेन सेंटर है जिसको x0 कह दो। इसकी वेवलेंथ निकलती है, यहाँ पे मिलती है, इसकी इंटेंसिटी I1 है, इंटेंसिटी I1 है जो कि I0 के बराबर है। ऐसा बोला गया है कि दोनों इंटेंसिटी बराबर है, इस वजह से I1 I0 है। दूसरे की जाती है यहाँ से, ठीक, तो यहाँ से जाती है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, I2 है जो कि I0 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ये हमारे पास दिया हुआ है, ये क्या होता है, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, ये है λ/8। इस पॉइंट पे इसकी इंटेंसिटी क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। I बराबर क्वेश्चन मार्क है, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला हमारे पास होता है I इज इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर होता है I1 और I2, यहाँ पर होता है cos फाई। जो फाई है वो हमारे पास क्या है, फाई हमारा फेज डिफरेंस है और दिया क्या गया है, पाथ डिफरेंस। जो हमारे पास फाई है, फाई को कहा जाता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा और डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हमने बताया पाथ डिफरेंस है, ये क्या है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब यहां से देखो फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा और डेल्टा एक्स की वैल्यू है λ/8। तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 से काटेंगे 4 बचेगा, तो यहाँ से π/4 बचेगा। तो ये तो पता चल गया जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, π/4 है। अब हमें निकालना क्या है, इंटेंसिटी, क्योंकि I1 और I2 दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे देखो I इज इक्वल टू I0, I1 कितना है, I0 है, I2 कितना है, ये भी I0 है, प्लस 2 अंडर रूट के अंदर क्या है, I0 इंटू I0 और cos 45। तो आई वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से I0 2I0 कॉमन ले लेते हैं, 2I0 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा ये, क्योंकि I0 यहाँ से भी आ जाएगा ना, cos 45, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। यहाँ से I इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, अंदर मल्टीप्लाई कर दो I0 को, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो I0 को बाहर रखो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2/√2
√2 से नीचे वाले को डिवाइड कर दोगे तो i इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस √2, ये हमारे पास I0 आ जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो सकता है सेटलमेंट किया गया हो तो √2 बाहर कॉमन ले सकते हो और I0 को कर दो बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस √2, ऐसे भी दे सकता है आंसर। तो जैसे दे √2 जब कॉमन लोगे ना तो ये कहानी बन जाएगी। तो ये भी सही है, नीचे वाला भी सही है, ऐसा वो देख लो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, जितनी जल्दी होगा हम उसको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी ले लो, उसमें भी आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हो 8127191266। तो वो क्वेश्चन भेज देना, जब टाइम मिलेगा तो हम क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, ये 2020 से 2024 तक की प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें क्वेश्चन पड़े हुए हैं। 2025 का सेट स्टार्ट हो गया, वो भी खत्म होने वाला है पहला सेट, तो लगभग क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, देख लो समझ लो, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, बोर्ड CBSE है, फिजिक्स 2025, पेपर सेट सब कुछ मेंशन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दो केस है। पहला केस ये है कि हमारे पास एक बैटरी है, उस बैटरी का जो EMF है वो E है। ठीक है, ये बैटरी बन गई मेरे पास, ये क्या बन गया, बैटरी। इसका E जो है वो E है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R है, ऐसा दिया गया है। ठीक EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इस बैटरी को कनेक्ट किया गया है एक वोल्टेज से, जिसका वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो हमारे पास I1 है, जो कि 2 एम्पियर है। ठीक, ये हमारे पास पहला केस है, मान लेते हैं ये V1 है, केस फर्स्ट है, ये फर्स्ट। हमारे पास जो फार्मूला होता है, क्या होता है, अगर बैटरी का EMF निकालना है तो E इक्वल टू होता है, E इक्वल टू होता है वोल्टेज, ठीक है, प्लस जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है और जो करंट फ्लो हो रही है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। कभी भी किसी बैटरी का EMF निकालना होता है तो उसके लिए क्या होता है, जो वोल्टेज है वो प्लस जो भी करंट फ्लो हो रही है इसके बाद R जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का। पहले केस में क्या है, हमारे पास E की वैल्यू हमें पता नहीं है, V हमारे पास दिया हुआ है जो कि V1 है, कितना है 5 है, और पहले केस में जो I1 है वो कितनी है, I1 जो है ऐसे, इसको ऐसे लिख देते हैं केस बना के, यहाँ पर V1 प्लस I1 और R1। ठीक है, तो यहाँ से ये E1 आ गया है, E1 की वैल्यू भी E दी गई है, V1 कितना है 5 है और I1 कितना है 2 एम्पियर की करंट है और R1 हमारे पास R है, ये दिया गया है पहले केस में। तो एक इक्वेशन ये बन के तैयार होगी। दूसरा केस क्या है, सेकंड केस में, केस सेकंड है, उस केस सेकंड में क्या बताया जा रहा है कि बैटरी का EMF तो E ही है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमारे पास R है, लेकिन इस बार जो इसको सप्लाई दी जा रही है वो 4 वोल्ट की है, यानी V2 जो है वो 4 वोल्ट हो गया है और जो करंट फ्लो हो रही है वो I2 जो है वो हमारे पास कितनी हो गई है, I2 हमारे पास 4 एम्पियर हो गई है। ये हमारे पास बैटरी है, ये हमारे पास R है, सेम बैटरी है लेकिन इस बार जो सप्लाई कर दी गई है वो चेंज कर दी गई है। फिर वही कहानी लगाओगे तो E2 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 प्लस I2 R2। E2 की वैल्यू E है क्योंकि सेम बैटरी है, V2 4 वोल्ट है, I2 इस बार 4 एम्पियर हो गई है और R2 जो है वो R है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो तो इससे ये पता चल जाएगा कि हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड।
दोनों इक्वेशन को बराबर कर दे रहे हैं। जब बराबर करोगे तो यहाँ से कितना है, ये 5 प्लस 2r इज इक्वल टू ये कितना है 4 प्लस 4r। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2r इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो r की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2, जिसको हम कह सकते हैं 0.5 ओम। तो पहला जो इंटरनल रेजिस्टेंस आया वो 0.5 ओम आया। एक तो आंसर ये हो गया। फिर उसके बाद इसकी एक वैल्यू उठा के r की वैल्यू इसमें रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में r की वैल्यू पुट करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास जो है उसमें r की वैल्यू पुट करना है, e इज इक्वल टू ये 5 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है और r की वैल्यू कितनी है 0.5 है। तो कितना आ जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा। तो EMF कितना आया 6 वोल्ट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। r की वैल्यू हमारे पास 0.5 ओम आएगी और जो EMF है बैटरी का वो 6 वोल्ट का होगा। बस यही पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, 2 इक्वेशन बनानी है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब देखो हमने जो क्वेश्चन है 2025 के सेट के लगभग पहले सेट के जितने न्यूमेरिकल थे बड़े बड़े सब करा दिए। अब एक क्वेश्चन शायद बचा हुआ है अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है उसको करा देंगे और बाकी जो है 2020 और 2020 से 2024 तक के सारे प्लेलिस्ट बना के क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, आप किसी भी बोर्ड के हो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप व्हाट्सएप नंबर ले लो 8127191266। इसमें आप क्वेश्चन भेज देना। जब समय मिलेगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे, कोई भी क्वेश्चन भेजेंगे, लेकिन जब टाइम मिलेगा क्योंकि जॉब भी करनी होती है। ठीक, बाकी हमने लगभग तो करा ही दी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो मिल जाएगा। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड का है, किसी बच्चे ने भेजा है व्हाट्सएप पे। ठीक है, इसमें क्या कहानी है, इसमें ये हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो प्रिज्म का एंगल ए है वो हमारा साइन इनवर्स 1/n से ज़्यादा है। ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करके दिखाना है, हमें ये बताना है कि जो प्रिज्म का एंगल ए है ये जो है हमारे पास साइन इनवर्स 1/n से ज़्यादा है। ठीक है, ये ज़्यादा है, इसको हमें प्रूव करके दिखाना है। क्या क्या कहानी दी गई है, सबसे पहले हम प्रिज्म बना लेते हैं। ये हमारे पास प्रिज्म है। ठीक, यहाँ का जो एंगल होता है ये हमारा प्रिज्म एंगल होता है। ये हमारे पास बी है, ये सी है। ये एंगल हमारा कौन सा होगा, प्रिज्म का एंगल होगा। ठीक है, अब एक लाइट इसमें इंसिडेंट होती है, मान लेते हैं ये लाइट इसमें इंसिडेंट हुई और इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, इसको नॉर्मल कहा जा रहा है। ठीक है, ये एंगल हमारा क्या है, इंसिडेंट एंगल है, पहले फेस पे है, इस वजह से I1 इसको कह देंगे। फिर उसके बाद यहाँ बाहर जो है वो मान लेते हैं एयर है, बाहर के मीडियम में एयर है और यहाँ का जो प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, n है। n2 को मान लेते हैं, n दिया गया है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है। यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एयर की बात आती है तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, इतनी बात पता होनी चाहिए। अब क्या है, क्योंकि यहाँ एयर है, यहाँ पर कोई मटेरियल भरा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये n1 यानी 1 से ज़्यादा वैल्यू है, तो ये मीडियम अंदर का जो है डेंस मानते हैं। जब डेंस है तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, तो नॉर्मल की ओर हमने इसको बेंड कर दिया, ये ऐसे चलेगी। ये एंगल जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे सरफेस पे पहुँची, दूसरे सरफेस में पहुँचने से इसमें क्या होगा, एक तो ये हो सकता है कि ये नॉर्मल से दूर हट जाए, क्योंकि यहाँ का मीडियम डेंस है, यहाँ का रेयर है। तब परपेंडिकुलर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मल ड्रॉ करें। ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि ये लाइट जो है इस नॉर्मल से दूर हट जाए। ठीक, दूसरा कैसे हो सकता है कि इसके साथ ग्रेजिंग कर जाए। जब ये इस
हमारे पास AC प्लेन के साथ ग्रेजिंग करने का मतलब है ये ऐसे चली जाए, इसी के साथ ऐसे चली जाए, तो ये केस होगा क्रिटिकल एंगल का। किसका केस होगा? क्रिटिकल एंगल का। लेकिन जब ये लाइट इस मीडियम में न जाके इसी मीडियम में वापस आ जाए तो उसी को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बात समझ में आई? इसकी 3 कंडीशन होती हैं। पहला कि लाइट यहाँ से ऐसे आ जाए, दूसरी इस सरफेस के साथ ग्रेजिंग कर जाए। जब इसके साथ ग्रेजिंग करेगी तो ये जो एंगल बन के तैयार होगा, ये एंगल हमारा कौन सा एंगल होगा? क्रिटिकल एंगल होगा, जिसको हम C से लिख देंगे। ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल है। और यहाँ का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक, और टोटल इंटरनल के केस में क्या होगा? ये लाइट हमारे पास इसी में वापस आ जाएगी, ऐसे ऐसे चली आएगी। इसको हम बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल ये हम मानते हैं कि क्रिटिकल का केस बना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? पहले इस सरफेस पे स्नेल नियम लगा देते हैं। प्लेन AC पे स्नेल नियम लगाते हैं, स्नेल लॉ, इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब लगाओगे तो ये क्या है? यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? N2 है, और यहाँ पर साइन C है, इज इक्वल टू यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? N1 है, क्योंकि ये वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पर भी है। ठीक, और ये कितना है? साइन 90। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या है? साइन C इज इक्वल टू साइन, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये तो 1 हो जाएगा। ये N2 जो है वो हमारा N के बराबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/n आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो C आया है हमारा, कितना आया है? साइन इनवर्स 1/n। एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक, अब हमें क्या करना है? जो कॉन्सेप्ट दिया गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, इसका यूज करना है। उससे पहले हम यहाँ पर भी AB प्लेन पे स्नेल नियम लगा देते हैं। प्लेन AB स्नेल नियम, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स कर दो। जब यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ का इंसिडेंट एंगल कितना है? यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है, साइन I1 इज इक्वल टू यहाँ का कितना है? N2 है, और साइन R1 है, ये R1 है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं एक रिलेशन। ये तो 1 हो जाएगा, ये हमारे पास n हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन I1 इज इक्वल टू आ जाएगा n, और ये साइन R1 आ जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अभी इसका यूज होगा, कैसे यूज होगा? देखो, अगर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए, तो कब होगा? जब हमारे पास ये लाइट जो है इस पे ना जाके इसी पे वापस आ जाए, यानी ये मीडियम को ना पार करे, इस मीडियम के अंदर बनी रहे, ना इससे ग्रेजिंग करे ना ही इसके बाहर जाए, तो ये टोटल इंटरनल का केस है। क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन बना चुके हैं। अब टोटल इंटरनल केस में क्या होगा? टोटल इंटरनल के केस में हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल है ये कम से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहीं पर भी क्रिएट होता है तो उस केस में हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल है, पहली किरण जो इंसिडेंट एंगल है, ये कम से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। तो ये हमारा कम से कम होना चाहिए। तो ये जब कम होगा तो यहाँ से हमारे पास क्या है? यहाँ से हम ये कह सकते हो, यहाँ पर कम से कम आने का मतलब है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कम कैसे आ सकती है? ये अगर इंसिडेंट एंगल हमारा 0 की ओर टेंड हो जाए, 0 की तरफ चला जाए, ये तभी पॉसिबल है, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। क्या हो? 0 की तरफ चला जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? ये तो हमने निकाल लिया। ठीक, तो इसको भी यहाँ पर न लिखो, जो हम ये बता रहे हैं इसको बाद में लिखना। ये कॉन्सेप्ट बता दिया है लेकिन आगे यूज करना है। अभी ये हमने इक्वेशन बना ली है। ठीक है, इस इक्वेशन का काम नहीं था फिर भी बना लिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास एक चतुर्भुज बन रहा है A, और यहाँ पर मान लेते हैं E, और ये मान लेते हैं D, AE, और ये मान लेते हैं B, इस क्या मान लेते हैं? EDF, ADE इसको रख लो, F इसको रख लो, सीक्वेंस है, ये F है। ADEF एक हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया है। क्या बना है? ADEF A। ठीक, ये पैरेललोग्राम बना है। पैरेललोग्राम में सारे जो एंगल होते हैं, ये एंगल कितना है? ये हम मान लेते हैं E है। ठीक है, तो इन सब का सम जो होता है एंगल A प्लस एंगल D
प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। कभी भी पैरेललोग्राम दिया हो तो इन सब का जो सम होता है वो 360 डिग्री आता है। अब यहाँ पर देखो, जो एंगल एफ है, ये वाला एंगल ये कितना है, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये लाइन क्या है, ये जो लाइन है नॉर्मल है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल ए तो ये रहेगा, और जो एंगल डी है ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास नॉर्मल के साथ बन रहा है। ठीक है, जो नॉर्मल के साथ बन रहा है उतना ही एंगल लेना है। तो एंगल डी हमारा 90 हो जाएगा। एंगल ई कितना है, एंगल ई को ई रख लेते हैं, और ये एंगल एफ कितना हो जाएगा, एफ भी हमारा 90 डिग्री, जो नॉर्मल के साथ बन रहा है वही है, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, ये 360 डिग्री। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ए प्लस ई इज इक्वल टू कितना आया है, इसको हटा दोगे 180 बचेगा। तो यहाँ से एक रिलेशन बना लेना है कि ई इज इक्वल टू कितना है, 180 माइनस ए। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखो ट्रायंगल कौन सा, ई डी एफ, ट्रायंगल कौन सा है, ई डी एफ है। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये एंगल कितना है, ये हमारे पास R1 है, ये R1 है। ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल C है। ये एंगल कितना है, ये E है। इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब E की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, तब यहाँ से R1 प्लस C, E की वैल्यू कितना है, 180 माइनस ए है, बराबर 180 है। तो 180 से 180 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गई। क्या रिलेशन आ गई कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या आया है, एंगल ए इज इक्वल टू आया है हमारे पास R1 प्लस सी आया है। एंगल ए इज इक्वल टू क्या आया है, R1 प्लस सी आया है। अब कहीं पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कॉन्सेप्ट आता है, कहीं पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो कब आता है, अगर हमारे पास जो है प्रिज्म का एंगल, क्या है, जो प्रिज्म का एंगल है ये हमारे पास किससे बड़ा हो, इन दोनों के सम से बराबर हो, इन दोनों के सम से बड़ा हो। ये देख लो, सही है, ये R1 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो प्रिज्म का एंगल है हमारे पास ए, वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए क्रिटिकल एंगल प्लस जो हमारे पास R1 है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो, ये तो हमें पता है एंगल सी जो है अभी हमने निकाला है, कहाँ पे निकाला, ये निकाला है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन R1 के विषय में कुछ नहीं पता है। तो ये याद रखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में, इन केस ऑफ टोटल इंटरनल, टी मतलब टोटल हो जाएगा, टी आई टोटल, ये टी मतलब टोटल है, आई मतलब क्या है, इंटरनल है, और रिफ्लेक्शन यानी आर, टी आई आर क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टी आई आर। ठीक है, ये याद रखना है, टी आई आर। इस केस में क्या होता है, इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर इंसिडेंट एंगल हमारा जो I1 है ये 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, इंसिडेंट एंगल 0 हो जाए, और इसके साथ साथ हमारे पास जो R1 है रिफ्लेक्टेड एंगल ये भी 0 हो जाए। देखो, अगर ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, अगर ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास जो प्रिज्म का एंगल है, यहाँ पर R1 0 कर दो, ग्रेटर आएगा क्रिटिकल एंगल से, क्या आएगा, प्रिज्म का एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा आएगा। अब इसके बाद C की वैल्यू हमने लिखी है, C की वैल्यू क्या है, ये है, इसलिए क्या है, एंगल A इज इक्वल टू ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/n। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक, यही हमें प्रूव करना था कि हमें ये दिखाना, ये बात सही है, ये वैल्यू जैसी लिखी है ऐसे ही, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो हम ये बता देंगे, अगर ये केस आएगा तब ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए बोला है ना कि प्रिज्म ए बी मोर देन दिस, हाँ तो ये पॉसिबल है। तो ये याद लिख देना, इन केस ऑफ टी आई आर, I1 जो है इंसिडेंट एंगल 0 होगा, जब इंसिडेंट एंगल 0 होगा तो उस केस में हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा, यानी ये वाला जो 0 होगा, तो इस केस में इसका कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो यहाँ से ये हमें निकल आएगा कि जब हमारे पास R1 0 हो जाएगा तो ये C के बराबर हो जाएगा, तो ये जो A है ये बराबर का निशान हटा के केवल C कर देना है, तो ये मोर देन आ जाएगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछो, ये सब लिख दोगे पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कटेगा नहीं, और डायग्राम बना दोगे तो और अच्छी बात है, डायग्राम बना के तो दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है,
बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो क्या करना है, व्हाट्सएप पे आना है या फिर टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, जितनी जल्दी होगा हम सॉल्व करा देंगे। व्हाट्सएप का नंबर मैं दे रहा हूँ 8127191266, ठीक, इस पे कर देना या फिर टेलीग्राम के ग्रुप पे आ जाना, जैसे ही समय मिलेगा हम करा देंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर।